वेलकम स्टूडेंट्स। इस वीडियो के अंदर हम न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, यूनिट्स एंड मेजरमेंट। फिज़िक्स एक क्वांटिटेटिव साइंस है। यहाँ पे हम लॉज ऑफ नेचर को डिस्क्राइब करते हैं और ये जो डिस्क्रिप्शन होता है ये क्वांटिटेटिव होता है। यहाँ पे हमको डिफरेंट डिफरेंट क्वांटिटीज़ को मेजर करना पड़ता है, कंपेयर करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल, अगर हम लॉज ऑफ मोशन को स्टडी कर रहे हैं, अगर हम मोशन के लॉज को स्टडी कर रहे हैं तो हमको मोशन के पैरामीटर्स को मेजर करना पड़ेगा, है ना। डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, टाइम, ये सारे क्वांटिटीज़ को यहाँ पे हमको मेजर करना पड़ेगा। ठीक है। हम थर्मोडायनेमिक्स अगर स्टडी कर रहे हैं तो वहाँ पे हमको थर्मोडायनेमिक्स के लॉस को वहाँ पे स्टडी करना होगा। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, टेम्परेचर को मेजर करना पड़ेगा। ठीक है। तो इसी तरह यहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा, डिफरेंट डिफरेंट क्वांटिटीज़ को मेजर करना पड़ेगा। तो फिज़िक्स एक क्वांटिटेटिव साइंस है। अब अगर मेजरमेंट करना है तो यहाँ पे कुछ ना कुछ स्टैंडर्ड सेट होना चाहिए, एक स्टैंडर्ड रेफरेंस होना चाहिए जिससे हम मेजर कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे अगर मैं आपसे कहता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल, आई एम हैवियर देन माई यंगर ब्रदर, ठीक है। तो कितना हैवी हूँ मैं अपने छोटे भाई से, ये मुझे पता नहीं है। ठीक है। अब ये पता करना है तो कुछ ना कुछ एक यूनिट मास को मुझे कंसिडर करना पड़ेगा, है ना। एक यूनिट मास को अगर मैं कंसिडर करूँगा तो मैं उससे कंपेयर कर सकता हूँ कि मेरे छोटे भाई का वेट उस यूनिट मास के कितने टाइम्स है ना। और फिर उसी यूनिट मास के कितने टाइम्स मेरा वेट है ना। फिर हम बाद में हमारे वेट्स को कंपेयर कर सकते हैं यहाँ पे, है ना। तो मेजरमेंट और कंपैरिजन इस तरह से यहाँ पे होगा। ठीक है। तो इसलिए हमको ये चैप्टर यूनिट्स एंड मेजरमेंट स्टडी करना ज़रूरी है। ठीक है। तो ये चैप्टर के अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमको स्टार्टिंग में देखना है वो है फिज़िकल क्वांटिटी। क्या होता है फिज़िकल क्वांटिटी? अ क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड। हर वो क्वांटिटी जिसको हम मेजर कर सकते हैं, उसे हम फिज़िकल क्वांटिटी कहेंगे। क्या एग्जांपल्स हो सकते हैं इसके? फॉर एग्जांपल, लेंथ। ठीक है। लेंथ ये एक क्वांटिटी है जिसे हम मेजर कर सकते हैं, है ना। लेंथ को मेजर किया जा सकता है, तो ये एक फिज़िकल क्वांटिटी है। ठीक है। मास को हम मेजर कर सकते हैं, तो ये भी एक फिज़िकल क्वांटिटी है। टाइम हम काउंट कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, तो ये भी क्या है, एक फिज़िकल क्वांटिटी है। तो इस तरह से जितने भी क्वांटिटीज़ होंगे जिनको हम मेजर कर सकते हैं वो सारे के सारे क्या होंगे, फिज़िकल क्वांटिटीज़ होंगे। क्या हम मेजर नहीं कर सकते फिर? तो यहाँ पे हैप्पीनेस, ठीक है, क्या हम हैप्पीनेस को मेजर कर सकते हैं? मैं आपको कह सकता हूँ कि मैं इतना हैप्पी हूँ, मैं इतना हैप्पी हूँ, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, है ना। लेकिन इसका कोई मीनिंग नहीं है, इसको हम मेजर नहीं कर सकते हैं। ठीक है। ये मेजरेबल क्वांटिटी नहीं है, तो यहाँ पे ये फिज़िकल क्वांटिटी नहीं है। ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि कौन सी क्वांटिटी मेजरेबल है और कौन सी क्वांटिटी मेजरेबल नहीं है, कौन सी क्वांटिटी फिज़िकल क्वांटिटी है। ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे देखिए, जो भी फिज़िकल क्वांटिटी होती है उसका जो मेजरमेंट होगा, किसी भी फिज़िकल क्वांटिटी का मेजरमेंट जो होगा उसको हम दो पार्ट्स में एक्सप्रेस करते हैं। सपोज़ एक फ़िज़िकल क्वांटिटी है जिसको मैं सिंबल Q से डिनोट करता हूँ यहाँ पे। ठीक है, Q। तो इसको हम दो पार्ट्स में एक्सप्रेस करेंगे। फर्स्ट पार्ट क्या दिखाएगा, हाउ मेनी टाइम्स ऑफ द स्टैंडर्ड यूनिट, कितने टाइम्स है स्टैंडर्ड यूनिट के, मतलब उसका मैग्नीट्यूड क्या है क्वांटिटी का, उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है। उसके बाद हम क्या करेंगे, दूसरा पार्ट लिखेंगे यूनिट। वो जो स्टैंडर्ड यूनिट हमने चूज़ की है वो यूनिट हमको लिखना पड़ेगा। ठीक है। तो किसी भी क्वांटिटी का मेजरमेंट हम दो पार्ट्स में यहाँ पे एक्सप्रेस करेंगे, हाउ मेनी टाइम्स ऑफ द स्टैंडर्ड यूनिट और वो स्टैंडर्ड यूनिट, दोनों को यहाँ पे साथ में लिखना है। तो ये क्वांटिटी का मेजरमेंट एक्सप्रेस हो गया यहाँ पे। ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं कहता हूँ कि यहाँ पे डिस्टेंस हमारा है 1 मीटर, तो मैं क्या लिखूँगा इसको, 1 मीटर। ठीक है। तो ये 1 इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू हो गई और मीटर इसकी यूनिट हो गई। 5 किलोग्राम। ठीक है। तो ये 5 इसका मैग्नीट्यूड है और केजी इसकी स्टैंडर्ड यूनिट हो गई, है ना। तो इस तरह से किसी भी क्वांटिटी का यहाँ पे हम मेजरमेंट एक्सप्रेस कर सकते हैं। अब यहाँ पे सपोज़ कोई फिज़िकल क्वांटिटी है जिसके लिए हमने यूनिट सेट की हुई है U1। ठीक है। और उस क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड इस यूनिट में है N1। ठीक है। तो अगर हम यूनिट को चेंज कर दें,
ये जो यूनिट U1 है इसकी जगह अगर कोई और यूनिट हम यूज़ करते हैं, सपोज़ U2 यूनिट, ठीक है, यूनिट हमने चेंज कर दी, तो यूनिट चेंज करने की वजह से इसका मैग्नीट्यूड भी चेंज हो जाएगा, इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू भी चेंज हो जाएगी, है ना। बट यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट दोनों का प्रोडक्ट क्या रहेगा, हमेशा कांस्टेंट रहेगा, ठीक है, कांस्टेंट रहेगा हमेशा। तो ये जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू यूनिट होती है। जितना आपकी यूनिट बड़ी होगी उतना ज़्यादा न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होगी, कम होगी, और जितनी आपकी यूनिट छोटी होगी उतनी ज़्यादा उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू होगी उसके साथ, ठीक है। तो यहाँ पे इन्वर्स रिलेशन है, बड़ी यूनिट यूज़ करेंगे तो मैग्नीट्यूड क्या होगा, कम होगा उसके साथ, और अगर छोटी यूनिट यूज़ करेंगे तो उसके साथ मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा। तो ये होता है फिज़िकल क्वांटिटी, और इसको हम ऐसे यहाँ पे इसका मेजरमेंट एक्सप्रेस करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हमको देखना है सिस्टम ऑफ यूनिट्स। अब यहाँ पे हमको क्या देखना है, सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो यहाँ पे बहुत टाइम से यहाँ पे मेजरमेंट करते आ रहे हैं हम, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारे सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स होते हैं, बहुत सारे सिस्टम्स ऑफ यूनिट यूज़ में हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ इम्पॉर्टेंट सिस्टम ऑफ यूनिट्स दिए हुए हैं, जैसे कि यहाँ पे CGS सिस्टम, MKS सिस्टम, FPS सिस्टम। ये जो CGS, MKS, FPS नाम दिए हुए हैं सिस्टम के, ये किस बेसिस पे दिए हुए हैं, ये 3 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ यहाँ पे, लेंथ, मास और टाइम, ये फिज़िकल क्वांटिटीज़ के यहाँ पे इन सिस्टम्स में जो यूनिट्स हैं उनके एब्रीविएशन से यहाँ पे इनके सिस्टम के नाम दिए हुए हैं। जैसे कि यहाँ पे CGS सिस्टम में यहाँ पे लेंथ फिज़िकल क्वांटिटी को सेंटीमीटर में एक्सप्रेस करते हैं, मास फिज़िकल क्वांटिटी को ग्राम में करते हैं, और टाइम फिज़िकल क्वांटिटी को सेकंड में एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसका नाम क्या हो गया, CGS सिस्टम, ठीक है। MKS सिस्टम में यहाँ पे क्या है, मीटर किलोग्राम सेकंड। FPS सिस्टम में क्या है, फुट पाउंड सेकंड। तो लेंथ, मास, टाइम के जो यूनिट्स है उसके बेसिस पे यहाँ पे इनके शॉर्ट फॉर्म्स है CGS, MKS, FPS। तो बहुत टाइम से डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ में ये सिस्टम ऑफ यूनिट्स यूज़ में है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये डिफरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट्स से प्रॉब्लम क्या होता है, अगर डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ के साइंटिस्ट्स को कम्युनिकेट करना है तो यहाँ पे यूनिट्स, सिस्टम ऑफ यूनिट्स का यहाँ पे डिफरेंस आ जाएगा। कोई अपना सिस्टम भी यूज़ करेगा, सिस्टम ऑफ यूनिट्स यूज़ करेगा, कोई CGS यूज़ करेगा, कोई FPS यूज़ करेगा। तो यहाँ पे कोई स्टैंडर्डाइजेशन नहीं है इंटरनेशनल लेवल पे, ठीक है। तो ये सब ध्यान में रखते हुए यहाँ पे 1971 में जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट्स एंड मेजर्स ने SI सिस्टम को रिकमेंड किया। जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट्स एंड मेजर्स, ये एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट से फॉर्म की हुई एक बॉडी है जो सिस्टम्स के स्टैंडर्ड्स को सेट करने, उनको चेंज करने, उनको इम्प्रूव करने के लिए जिनको अथॉरिटी दी हुई है, ठीक है। इनका जो फ्रेंच नेम होता है, फ्रेंच में जो प्रोनाउंसिएशन होता है, जो ट्रांसलेशन होता है, उसका जो शॉर्ट फॉर्म निकल के आता है वो होता है CGPM। तो इस एब्रीविएशन से इसको आप यहाँ पे बोल सकते हैं CGPM। तो CGPM ने 1971 में मीटिंग हेल्ड की। ये मीटिंग हेल्ड करते हैं टाइम टू टाइम, ये मीटिंग रखते हैं टाइम टू टाइम, और यहाँ पे ये स्टैंडर्ड्स को इम्प्रूव करने के लिए जो भी चेंजेस लगते हैं, जो भी चेंजेस रिक्वायर्ड होते हैं वो सब करते हैं, ठीक है। तो 1971 में इन्होंने मीटिंग हेल्ड की, इनकी 14th मीटिंग थी ये, ठीक है, जिसके अंदर इन्होंने इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स को, SI सिस्टम को रिकमेंड किया, ठीक है। सिस्टम इंटरनेशनल, ये इंटरनेशनल सिस्टम इसको इंग्लिश में बोलेंगे, और इसका जो फ्रेंच ट्रांसलेशन है उसमें सिस्टम पहले आता है, इंटरनेशनल बाद में आता है। तो ये सिस्टम को हम यहाँ पे SI के एब्रीविएशन से पढ़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे SI सिस्टम रिकमेंड किया गया 1971 में CGPM ने, ठीक है, CGPM ने रिकमेंड किया। तो ये SI सिस्टम यहाँ पे बाद में धीरे धीरे करके कंट्रीज़ ने अडॉप्ट किया, और ये इंटरनेशनल लेवल पे एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सिस्टम है आज की डेट में।
फंडामेंटल क्वांटिटीज़ एंड यूनिट्स, फंडामेंटल क्वांटिटीज़ एंड यूनिट्स। अब यहाँ पे हमारे पास प्रॉब्लम क्या है, हमारा जो सिस्टम है उसके अंदर बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ़ फिज़िकल क्वांटिटीज़ है, नंबर ऑफ़ फिज़िकल क्वांटिटीज़ है। तो अगर इतने ज़्यादा नंबर ऑफ़ फिज़िकल क्वांटिटीज़ हैं तो इनका एक स्टैंडर्डाइजेशन जो करेंगे, जो यूनिट सेट करेंगे, वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है ना। लेकिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ़ फिज़िकल क्वांटिटीज़ होने के बाद भी हमारे पास एक पॉजिटिव पॉइंट है। क्या पॉजिटिव पॉइंट है यहाँ पे, कि ये जो सारे के सारे फिज़िकल क्वांटिटीज़ हैं, ये सारे के सारे इंडिपेंडेंट नहीं है। ये इनमें से बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ़ फिज़िकल क्वांटिटीज़ कुछ फिज़िकल क्वांटिटीज़ के ऊपर डिपेंडेंट है, ठीक है। तो अगर हम नंबर ऑफ़ इंडिपेंडेंट फिज़िकल क्वांटिटीज़ को अगर निकालेंगे तो वो बहुत कम निकलेंगे, ठीक है, और बाकी के सारे इन पे डिपेंडेंट होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे फिज़िकल क्वांटिटीज़ जो जिनको हम बेस ले सकते हैं, जिनको हम फंडामेंटल मान सकते हैं, जो कि किसी और फिज़िकल क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करेंगे, ऐसे फिज़िकल क्वांटिटीज़ को हम फंडामेंटल फिज़िकल क्वांटिटीज़ कहेंगे। और उनके जो यूनिट्स सेट करेंगे हम सिस्टम ऑफ यूनिट्स में, उनको फंडामेंटल यूनिट्स कहेंगे, ठीक है। तो ये होता है फंडामेंटल क्वांटिटीज़ और फंडामेंटल यूनिट्स, ठीक है। 7 फंडामेंटल फिज़िकल क्वांटिटीज़ है, 7 बेस क्वांटिटीज़ हैं, ठीक है। वो क्या है यहाँ पे, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। तो ये 7 फंडामेंटल बेस क्वांटिटीज़ है और बाकी के सारे फिज़िकल क्वांटिटीज़ इन फंडामेंटल फिज़िकल क्वांटिटीज़ पे डिपेंड करेंगे, ठीक है। कुछ और भी फंडामेंटल फिज़िकल क्वांटिटीज़ सेट हो सकते थे इनको छोड़ के, लेकिन यहाँ पे एसआई सिस्टम में ये फंडामेंटल फिज़िकल क्वांटिटीज़ यहाँ पे सेट किए गए हैं, ठीक है। और उनके एसआई यूनिट्स और उनके सिम्बॉल्स यहाँ पे इस टेबल में हमको दिए हुए हैं, ठीक है। जैसे कि हमारे पास लेंथ है, तो लेंथ का यहाँ पे एसआई यूनिट क्या होता है, लेंथ का एसआई यूनिट है मीटर, ठीक है। इसको सिंबल स्मॉल एम से डिनोट करेंगे, ठीक है। मास एक फंडामेंटल फिज़िकल क्वांटिटी है, इसकी एसआई यूनिट है किलोग्राम, ठीक है, किलोग्राम। इसको हम केजी सिंबल से रिप्रेजेंट करेंगे। टाइम एक फंडामेंटल फिज़िकल क्वांटिटी है, इसकी यूनिट है सेकंड, एसआई यूनिट क्या है इसकी, सेकंड, और इसका सिंबल क्या रहेगा, स्मॉल एस। टेम्परेचर, इसकी एसआई यूनिट है केल्विन और इसको कैपिटल के सिंबल से हम यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे। इलेक्ट्रिक करंट, ये एक फंडामेंटल फिज़िकल क्वांटिटी है और इसको हम यहाँ पे एम्पियर का कैपिटल ए सिंबल से यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे। ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ये एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, इसकी एसआई यूनिट है कैंडेला और इसको हम यहाँ पे सी डी सिंबल से रिप्रेजेंट करेंगे। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की एसआई यूनिट होती है मोल और इसकी जो सिंबल होगी, सिर्फ ई निकाल देना है मोल के अंदर से, MOL मोल, ये इसकी एसआई यूनिट का सिंबल रहेगा। तो ये यहाँ पे हमारे पास 7 फंडामेंटल फिज़िकल क्वांटिटीज़ हैं एसआई सिस्टम के अंदर और यहाँ पे उनके एसआई यूनिट्स हैं मीटर, किलोग्राम, सेकंड, केल्विन, एम्पियर, कैंडेला, मोल, और उनके सिंबल्स यहाँ पे हमको दिए हुए हैं, ठीक है। तो ये है फंडामेंटल क्वांटिटीज़ और उनके फंडामेंटल यूनिट्स एसआई सिस्टम के अंदर। अब यहाँ पे सेम टेबल हम देखेंगे, ये NCERT के अंदर दिया हुआ टेबल है, ठीक है। ये सेम टेबल है, यहाँ पे 7 फंडामेंटल फिज़िकल क्वांटिटीज़ आपको यहाँ पे मिल जाएंगे और यहाँ पे उनके नेम्स आपको दिए हुए हैं और उनके सिंबल्स भी यहाँ पे हम आपको दिए हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे डिफरेंस क्या है, सिर्फ यहाँ पे इस टेबल के अंदर इन SI यूनिट्स के डेफिनेशन हमको दिए हुए हैं, ठीक है। तो मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, एम्पियर, केल्विन, मोल और कैंडेला, ये जो SI यूनिट्स हैं इनके डेफिनेशन यहाँ पे इस टेबल में दिए हुए हैं। तो जो भी फंडामेंटल यूनिट्स होते हैं, जो भी यूनिट्स होते हैं, उनके डेफिनेशन सेट होते हैं। CGPM क्या करता है, मीटिंग हेल्ड करके यहाँ पे इनके डेफिनेशंस को सेट करता है। कि डेफिनेशन सेट करना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि ताकि एक स्टैंडर्डाइजेशन मेंटेन हो, एक एक्यूरेट और एक प्रिसाइज हमारे पास रेफरेंस हो कि हम वहाँ से यूनिट को डिफ़ाइन कर सकें, ठीक है। और ये जो यूनिट सेट होते हैं इनमें सबसे ज़्यादा कोशिश ये की जाती है कि कोई फ़िज़िकल ऑब्जेक्ट पे इनके डेफिनेशंस डिपेंड ना हो, क्योंकि फ़िज़िकल ऑब्जेक्ट जो होता है, फ़िज़िकल ऑब्जेक्ट की वजह से यहाँ पे जो डेफिनेशंस सेट होते हैं वो टाइम के साथ उसकी वैल्यू वेरी हो सकती है फ़िज़िकल ऑब्जेक्ट की वेरिएशन की वजह से।
जैसे कि अगर एटमॉस्फेरिक कंडीशंस की वजह से अगर आपके फिज़िकल ऑब्जेक्ट में वेरिएशंस आ रहे हैं तो यहाँ पे जो यूनिट है उसको अफेक्ट होगा। ज़रा इमेजिन करके देखिए आप, एक ऐसी यूनिट है आपके पास, एक ऐसी यूनिट सेट है जिसकी वैल्यू चेंज हो रही है, ठीक है, कि एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से, कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से उनकी वैल्यू चेंज हो रही है, तो ऐसी यूनिट हमारी कोई काम की नहीं होगी, है ना। तो यहाँ पे ज़्यादातर कोशिश की जाती है कि फ़िज़िकल ऑब्जेक्ट से रिलेटेड यहाँ पे डेफिनेशन ना हो। तो यहाँ पे जो आपके 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं तो उनके यहाँ पे आपको डेफिनेशंस दिए हुए हैं। जैसे कि लेंथ की डेफिनेशन, द मीटर इज़ द लेंथ ऑफ द पाथ ट्रेवल्ड बाय लाइट इन वैक्यूम ड्यूरिंग अ टाइम इंटरवल ऑफ 1/299,792,458 ऑफ अ सेकेंड। ठीक है, तो 1983 में ये डेफिनेशन दी हुई थी। तो ये जो डेफिनेशन है यहाँ पे ये स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम से रिलेटेड है। ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम क्या है यहाँ पे, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम क्या होती है, ये यहाँ पे हमारे पास फिक्स कर दी गई 299,792,458। ठीक है, तो ये जो स्पीड ऑफ लाइट है उसकी वैल्यू इतनी फिक्स कर दी गई। अगर स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू हम फिक्स कर देंगे, ये कोई फिज़िकल ऑब्जेक्ट नहीं है, तो यहाँ पे मीटर की डेफिनेशन डिफाइंड होगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास रिलेशन है, क्या रिलेशन है हमारे पास, स्पीड इज़ इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, है ना। तो यहाँ पे टाइम क्या सेट कर दिया गया, यहाँ पे स्पीड क्या है, स्पीड ऑफ लाइट सी है ना, और यहाँ पे डिस्टेंस हमको नहीं मालूम है, और यहाँ पे हमने टाइम कितना सेट कर दिया, यहाँ पे टाइम हमने कर दिया 1/c, ये जो वैल्यू है 1/c ऑफ अ सेकेंड। तो 1/c अगर टाइम की वैल्यू फिक्स कर दिया तो यहाँ पे c कैंसिल हो जाएंगे, और यहाँ पे d की वैल्यू क्या आ जाएगी 1। तो यहाँ पे क्या कहा गया, अगर 1/c टाइम में लाइट वैक्यूम में ट्रैवल करती है तो वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगी, 1 मीटर। तो इसकी यहाँ पे ये प्रिसाइज डेफिनेशन एक एक्यूरेसी के साथ यहाँ पे सेट कर दी गई। तो इसी तरह से यहाँ पे सारे के सारे ये जो यूनिट्स हैं इनके डेफिनेशन सेट किए हुए हैं, इनके डेफिनेशन सेट किए हुए हैं CGPM ने। ठीक है, और यहाँ पे आपको ईयर मेंशन्ड है कि किस ईयर में ये यूनिट सेट हुई थी। ठीक है, सारे के सारे यहाँ पे डेफिनेशंस के आगे यहाँ पे ईयर दिया हुआ है, ईयर मेंशन्ड है। तो यहाँ पे ये सारे डेफिनेशंस में जो केजी की डेफिनेशन है, यहाँ पे जो आपके किलोग्राम की डेफिनेशन है, ये यहाँ पे एक फिज़िकल ऑब्जेक्ट पे डिपेंडेंट है। देखिए इस टेबल में, किलोग्राम इज़ इक्वल टू द मास ऑफ द इंटरनेशनल प्रोटोटाइप ऑफ किलोग्राम, अ प्लैटिनम इरिडियम अलॉय सिलेंडर kept at the International Bureau of Weights and Measures at Sèvres near Paris, France। ठीक है, फ्रांस के अंदर सेवरेस नाम का लोकेशन है, वहाँ पे है इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजर्स। ठीक है, तो ये एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, ये स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करते हैं। और यहाँ पे एक प्लैटिनम इरिडियम अलॉय का एक सिलेंडर है जो कि यहाँ पे इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजर्स पे रखा गया है। ठीक है, यहाँ पे ग्लास केसिंग्स के अंदर और लॉकर्स के अंदर इस सिलेंडर को रखा जाता है इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजर्स के अंदर। तो अब तक यहाँ पे ये जो सिलेंडर है प्लैटिनम इरिडियम अलॉय का, ये यूज़ में था, और इसका जो मास है वो हम 1 kg लेके चलते थे। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा मैन आवर्स के बाद और बहुत ज़्यादा एफ़र्ट्स के बाद और बहुत ज़्यादा कॉस्ट के बाद ये जो सिलेंडर बनता है। तो यहाँ पे ये जो सिलेंडर है ये एक फ़िज़िकल ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पे एटमॉस्फेरिक कंडीशंस की वजह से यहाँ पे इसके अंदर थोड़े बहुत चेंजेस आते हैं, है ना। तो टाइम के साथ साथ क्या हुआ, टाइम के साथ साथ यहाँ पे इस का जो मास है, इसका जो मास है वो माइक्रोग्राम्स में वेरी कर रहा था ओवर द ईयर्स। ठीक है, तो ये एक मैटर ऑफ कंसर्न था। ठीक है, एक यूनिट है जिसकी वैल्यू चेंज हो रही है, तो ये तो नहीं चल सकता ना। तो यहाँ पे बाकी सारे जो डेफिनेशंस है उनमें से मोल जो है ना, ये भी किलोग्राम पे डिपेंडेंट है। देखिए 0.012 मोल इज़ द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस ऑफ अ सिस्टम विच कंटेन्स एज मेनी एलिमेंट्री एंटिटीज एज देर आर एटम्स इन 0.012 किलोग्राम ऑफ कार्बन 12। ठीक है, तो यहाँ पे जो मोल की डेफिनेशन है इसमें भी किलोग्राम आ रहा है। तो ये जो किलोग्राम है, किलोग्राम के ऊपर यहाँ पे मोल, एम्पियर और केल्विन,
इन सब के भी यहाँ पे जो वैल्यूज़ है वो केजी पे किसी ना किसी तरह से डिपेंडेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे केजी की डेफिनेशन के अंदर यहाँ पे हमारे पास एक फ़िज़िकल ऑब्जेक्ट का डिपेंडेंस आ रहा था। तो बाद में कई सालों के बाद यहाँ पे ये जो सिलेंडर है देखिए, ये यहाँ पे कुछ इस तरह से ग्लास केसिंग्स के अंदर रखा हुआ है, ठीक है। ये ग्लास केसिंग्स को अगर ओपन करेंगे हम तो यहाँ पे ये सिलेंडर मिलेगा हमको, ठीक है। ये है प्लैटिनम इरिडियम अलॉय का सिलेंडर, ठीक है। ये सिलेंडर की डायमेंशन है कुछ, ये डायमीटर में कुछ 3.9 सेंटीमीटर है और ये लेंथ में भी कुछ 3.9 सेंटीमीटर है। तो ऐसे कुछ डायमेंशन का ये सिलेंडर है जिसका यहाँ पे मास कितना है 1 kg है। तो इसकी वैल्यू फिक्स कर दी गई है 1 kg, ठीक है। तो यहाँ पे लेकिन ओवर द टाइम क्या क्या हो रहा था, इस सिलेंडर का मास थोड़ा सा माइक्रोग्राम्स में वेरी कर रहा था, डस्ट की वजह से और एटमॉस्फेरिक कंडीशंस का इस पे इफ़ेक्ट हो रहा था। तो ये एक ऐसी यूनिट बन गई थी, इसकी वैल्यू थोड़ी सी वेरी कर रही थी ओवर द ईयर्स, ठीक है। तो यहाँ पे ये मैटर ऑफ कंसर्न था। तो क्या किया गया, यहाँ पे इसकी डेफिनेशन को चेंज कर दिया गया, ठीक है। नवंबर 2018 में इसकी डेफिनेशन को चेंज कर दिया गया और मई 2019 में वर्ल्ड वाइड इस डेफिनेशन को, न्यू डेफिनेशन को अडॉप्ट कर लिया गया, ठीक है। न्यू डेफिनेशन में क्या था हमारे पास, न्यू डेफिनेशन जो है उसके अंदर यहाँ पे रेफरेंस इलेक्ट्रिक करंट का था, ठीक है। द न्यू मेजर ऑफ किलोग्राम इज़ डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। तो जो न्यू मेजर है वो इलेक्ट्रिक करंट के मैग्नीट्यूड के ऊपर यहाँ पे डिपेंडेंट है। देखिए, किसी भी अगर मैग्नेटिक मटेरियल से हम इलेक्ट्रिक करंट को पास करेंगे तो किसी भी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक मटेरियल से अगर हम इलेक्ट्रिक करंट को पास करेंगे तो वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेट बन सकता है, ठीक है। और इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या करेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेट मैग्नेटिक मटेरियल्स को अट्रैक्ट करता है यहाँ पे, ठीक है। तो ये जो प्रॉपर्टी है इसके बेसिस पे यहाँ पे क्या किया गया, वैट बैलेंस नाम का एक सेंसिटिव बैलेंस है। यहाँ पे क्या करते हैं, एक साइड में इसके इलेक्ट्रोमैग्नेट लगा देंगे और जो दूसरा जो पैन रहेगा उसके अंदर, जो दूसरा पैन रहेगा उसके अंदर 1 kg का स्टैंडर्ड वेट रख देंगे, ठीक है। तो जो अमाउंट ऑफ करंट रिक्वायर्ड होगा इस बैलेंस को डिस्टर्ब करने के लिए, तो वो करंट हमको यहाँ पे एकदम सेंसिटिव बैलेंस के अंदर, वैट बैलेंस के अंदर मेजर करना पड़ेगा और वो करंट क्या इंडिकेट करेगा 1 kg की वैल्यू। तो ये बहुत ज़्यादा टेक्निकलिटीज़ है इसके अंदर, तो बहुत सारे फार्मूले हैं। उसके बाद हमको यहाँ पे पता चलेगा कि कितना यहाँ पे वेट होगा, कितने अमाउंट ऑफ करंट पे कितना वेट होगा, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पे ये बेसिस है, ये जो एक्सट्रीमली सेंसिटिव बैलेंस की बात कर रहा है, ये यहाँ पे ये वैट बैलेंस की बात कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे अमाउंट ऑफ करंट जो रहेगा, अमाउंट ऑफ करंट, इस पे यहाँ पे अब केजी की डेफिनेशन बेस्ड होगी, ठीक है। तो ये 2019 में चेंज इम्प्लीमेंट कर दिया गया, ठीक है। सीजीपीएम ने यहाँ पे नवंबर 2018 के अंदर मीटिंग हेल्ड की, ठीक है। नवंबर 2018 में इनकी 26th मीटिंग हेल्ड हुई और इस मीटिंग के अंदर यहाँ पे इन्होंने डिसाइड किया है कि जो किलोग्राम है उसकी यूनिट क्या होगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, डिफाइनिंग एच अलाउज अदर मेथड्स ऑफ रियलाइजिंग द किलोग्राम। तो जो एच है, स्मॉल एच, ये क्या होता है, ये होता है प्लैंक्स कांस्टेंट, ठीक है। प्लैंक्स कांस्टेंट। तो ये जो प्लैंक्स कांस्टेंट है इसकी जो वैल्यू है ये हमको यहाँ पे वैट बैलेंस से मिलती है। तो इसकी एक्यूरेट वैल्यू है यहाँ पे नहीं मिलती है, लास्ट के जो डिजिट्स होते हैं इसकी वैल्यू के अंदर वो थोड़े से यहाँ पे अनसर्टेन होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या किया गया 2019 में, इन्होंने क्या कहा कि एच की वैल्यू को हम फिक्स कर देंगे। एच की वैल्यू को अगर हम फिक्स कर देंगे तो वहाँ से मास की वैल्यू 1 kg की वैल्यू वहाँ से फिक्स हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे एक अदर बेनिफिट्स भी क्या है, ये CGPM ने यहाँ पे 26th मीटिंग में किया था। एच की वैल्यू को यहाँ पे हम फिक्स कर देंगे, कितनी करेंगे, 6.62607015 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। तो एच की वैल्यू इतने पे फिक्स कर दी गई, ठीक है, उस मीटिंग के अंदर। तो अब यहाँ पे जो लास्ट के डिजिट में लास्ट के जो डिजिट्स हैं उसके अंदर जो
अनसर्टेनिटी थी वो ख़त्म कर दी गई, वैल्यू को फिक्स कर दिया गया। तो यहाँ पे h की वैल्यू फिक्स करने की वजह से यहाँ पे देखिए हमारे पास रिलेशन है E इज़ इक्वल टू mc² इज़ इक्वल टू h न्यू, है ना। यहाँ पे m मास है, c स्पीड ऑफ लाइट है, h प्लैंक्स कांस्टेंट है और न्यू यहाँ पे फ्रैक्वेंसी है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम m की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगी, m क्या हो जाएगा यहाँ से h न्यू डिवाइडेड बाय c², ठीक है। तो h की वैल्यू फिक्स कर दी गई, स्पीड ऑफ लाइट पहले से फिक्स कर किया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे फ्रैक्वेंसी के लिए यहाँ पे हमको मास की पर्टिकुलर वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से kg की डेफिनेशन क्या हो गई, फिक्स हो गई, ठीक है। तो 2019 में ये इस तरह का चेंज आ गया। अब यहाँ पे अमाउंट ऑफ करंट पे यहाँ पे kg की डेफिनेशन बेस्ड है। तो यहाँ पे अमाउंट ऑफ करंट मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है वो फिक्स हो गया। इलेक्ट्रॉन के जो चार्ज की वैल्यू थी उसके भी जो लास्ट डिजिट्स हैं वहाँ पे अनसर्टेनिटी होती है, तो वो अनसर्टेनिटी को ख़त्म करके क्या किया गया, उसकी ये वैल्यू यहाँ पे फिक्स कर दी गई। तो अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक चार्ज जो रहेगा उसकी वैल्यू ये फिक्स हो गई 1.602 176634 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो ये फिक्स वैल्यू हो गई। अब उसी तरह से एवोगैड्रो नंबर यहाँ पे इसके लास्ट डिजिट्स में अनसर्टेनिटी थी, तो वो h की वैल्यू फिक्स करने की वजह से 6.022 इंटू 10⁻23 पर मोल। तो इसकी वैल्यू भी यहाँ पे क्या हो गई, फिक्स हो गई। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के इसकी वैल्यू हो गई 1.380649 इंटू 10⁻⁻23 जूल पर केल्विन। तो ये जो आपको कांस्टेंट्स यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहे हैं, इनके जो लास्ट के डिजिट्स हैं ये अनसर्टेन होते थे, ठीक है। तो यहाँ पे अनसर्टेनिटी थी, इसकी वजह से यहाँ पे यूनिट्स यहाँ पे परफेक्ट नहीं थे। तो अब जैसे ही प्लैंक्स कांस्टेंट h की वैल्यू फिक्स कर दी गई, ये सारे के सारे कांस्टेंट्स E, एवोगैड्रो नंबर Na और बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की ये इन h पे डिपेंडेंट है। किसी ना किसी फार्मूले से ये जो कांस्टेंट्स है ये h से रिलेटेड है। तो अगर h की वैल्यू फिक्स हो गई तो ये इन सब की वैल्यू भी यहाँ पे फिक्स हो गई। तो अनसर्टेनिटीज़ यहाँ पे क्या होगी, सारी की सारी ख़त्म हो गई। अब इलेक्ट्रॉन का चार्ज यहाँ पे फिक्स हो गया, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का चार्ज यहाँ पे फिक्स हो गया तो यहाँ पे जो आपका एम्पियर है, ठीक है, जो आपका एम्पियर है उसकी जो यूनिट हो गई वो फिक्स हो गई। जो SI यूनिट एम्पियर है वो फिक्स हो गई। और एवोगैड्रो नंबर फिक्स होने की वजह से यहाँ पे जो आपका अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है मोल क्या होता है बेसिकली, मोल यहाँ पे देखिए मोल की डेफिनेशन, द मोल इज़ द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस ऑफ अ सिस्टम विच कंटेन्स एज मेनी एलिमेंट्री एंटिटीज एज देर आर एटम्स इन 0.012 किलोग्राम ऑफ कार्बन 12। तो 0.012 किलोग्राम ऑफ कार्बन 12 के अंदर जितने एलिमेंट्री एंटिटीज़ होंगे, जितने एटम्स वगैरह होंगे, C12 एटम्स होंगे, तो आपका जो सब्सटेंस है अगर उसके अंदर उतने नंबर ऑफ एलिमेंट्री एंटिटीज़ है, एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस या फिर इलेक्ट्रॉन्स या फिर कोई भी एलिमेंट्री पार्टिकल्स, तो वो होगा 1 मोल ऑफ सब्सटेंस, ठीक है। तो ये होता है मोल। और ये जो नंबर होता है इसको एवोगैड्रो नंबर कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये एवोगैड्रो नंबर है। एवोगैड्रो नंबर यहाँ पे फिक्स हो गया तो यहाँ पे मोल जो आपकी SI यूनिट है वो फिक्स हो गई यहाँ पे एवोगैड्रो नंबर फिक्स होने से, है ना। और बोल्ट्जमैन कांस्टेंट ये फिक्स होने की वजह से यहाँ पे अब बोल्ट्जमैन कांस्टेंट क्या करता है, एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स को ये टेम्परेचर से रिलेट करता है, ठीक है। तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स को ये टेम्परेचर से रिलेट कर रहा है। तो टेम्परेचर की जो यूनिट है केल्विन, तो वो यहाँ पे फिक्स हो गई। तो अनसर्टेनिटीज ख़त्म हो गई कॉन्स्टेंट्स के अंदर, तो यहाँ पे जो यूनिट्स हैं वो फिक्स हो गए, ठीक है। तो यहाँ पे ये मेजरमेंट को, यहाँ पे स्टैंडर्ड्स को, आपके यूनिट्स को इम्प्रूव किया गया 2019 के अंदर। तो अब यहाँ पे जो सारे के सारे डेफिनेशंस आप देखेंगे वो यहाँ पे इंडिपेंडेंट ऑफ फिज़िकल ऑब्जेक्ट हो गए, ठीक है। अब यहाँ पे फिज़िकल ऑब्जेक्ट, यहाँ पे ये प्लैटिनम, इरेडियम और लाइ का जो सिलेंडर है वो चला गया, तो kg का ख़त्म हो गया। प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू फिक्स हो गई, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन फिक्स हो गया, एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू फिक्स हो गई और बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू फिक्स हो गई। तो आपके ये जो चार यहाँ पे यूनिट्स हैं, kg, एम्पियर, केल्विन और मोल, तो इनको यहाँ पे फिज़िकल ऑब्जेक्ट्स से इनका डिपेंडेंस क्या हो गया, ख़त्म हो गया। तो अब ये सारे के सारे जो यूनिट्स रहेंगे बाकी के आप देखेंगे टेबल के अंदर, तो ये सारे अब यहाँ पे फिज़िकल ऑब्जेक्ट से
इंडिपेंडेंट है। ठीक है, यहाँ पे ये जो टेबल दिया हुआ है एनसीईआरटी की बुक के अंदर, तो ये जो बुक प्रिंट हुई थी एनसीईआरटी की, तो ये कई साल पहले प्रिंट हुई थी, तो इसमें ये अपडेट नहीं हुआ है। ठीक है, तो ये कुछ टाइम के बाद अपडेट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो आपको याद रखना है कि ये जो यूनिट्स हैं, ये इनके डेफिनेशंस जो है ये किसी एग्ज़ाम में आपको नहीं पूछे जाएंगे। ये यूनिट्स आपको इसलिए यहाँ पे दिखाते हैं, ये यूनिट्स के डेफिनेशंस आपको इसलिए यहाँ पे दिखाते हैं ताकि आपको समझ में आए कि कितने एक्यूरेसी के साथ और कितने प्रेसिजन के साथ यहाँ पे यूनिट्स के डेफिनेशन को मेंटेन किया होता है, और स्टैंडर्ड्स और यूनिट्स की कितनी कितनी ज़्यादा यहाँ पे एक्यूरेसी की नीड है। ठीक है, तो ये टेबल आपको वो दिखाता है, और ये टेबल के अंदर जो डेफिनेशंस है ये फ़िक्स नहीं होते हैं, इनको चेंज भी किया जा सकता है, जैसे कि 2019 में ये चेंज हो गया है। ठीक है, अब देखना है हमको डिराइव्ड क्वांटिटीज़ एंड यूनिट्स। ठीक है, डिराइव्ड क्वांटिटीज़ एंड यूनिट्स, तो जैसे कि मैंने आपको कहा था कि सारे के सारे जो फिज़िकल क्वांटिटीज़ होते हैं वो इंडिपेंडेंट नहीं होते हैं। बहुत सारे फिज़िकल क्वांटिटीज़ कुछ फिज़िकल क्वांटिटीज़ पे डिपेंडेंट होते हैं, तो वो जो कुछ फिज़िकल क्वांटिटीज़ थे उनको हमने फंडामेंटल या फिर बेस फिज़िकल क्वांटिटीज़ मान लिया। तो बाकी के जो सारे के सारे डिपेंडेंट फिज़िकल क्वांटिटीज़ रहेंगे उनको हम डिराइव्ड क्वांटिटीज़ कहेंगे। ठीक है, और उनके जो फंडामेंटल यूनिट्स से जो उनके यूनिट्स एक्सप्रेस होके जो यूनिट्स बनेंगे उनको हम डिराइव्ड यूनिट्स कहेंगे। ठीक है, तो ये होता है डिराइव्ड क्वांटिटीज़ एंड डिराइव्ड यूनिट्स। फॉर एग्जांपल डिस्टेंस। ठीक है, डिस्टेंस एक फंडामेंटल या फिर बेस क्वांटिटी है, और एक टाइम फंडामेंटल या बेस क्वांटिटी है। इनका हम डिवीजन करेंगे यहाँ पे, तो हमको न्यू फंडामेंटल क्वांटिटी मिल जाएगी, स्पीड। ठीक है, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम ये क्या हो गया, एक डिराइव्ड क्वांटिटी हो गया, स्पीड। ठीक है, एक और फिज़िकल क्वांटिटी जैसे कि मोमेंटम। ठीक है, मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी। तो यहाँ पे मास एक क्वांटिटी है, फंडामेंटल क्वांटिटी है, और स्पीड या फिर वेलोसिटी यहाँ पे एक डिराइव्ड क्वांटिटी है ना। तो इनका जो प्रोडक्ट रहेगा, इनके प्रोडक्ट अगर हम लेंगे तो न्यू फिज़िकल क्वांटिटी हमको मिल गई यहाँ पे, ये एक डिराइव्ड क्वांटिटी है, मोमेंटम। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे नंबर ऑफ़ डिराइव्ड क्वांटिटीज़ होंगे। ठीक है, और उनके जो यूनिट्स आएंगे फंडामेंटल यूनिट्स से, उनको हम डिराइव्ड यूनिट्स कहेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे स्पीड क्या है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो इसकी यूनिट होगी मीटर पर सेकेंड। ठीक है, मीटर पर सेकेंड इसकी यूनिट होगी। और मोमेंटम, मोमेंटम क्या है, मास इनटू वेलोसिटी, तो मास की यूनिट होती है केजी, और इनटू वेलोसिटी की यूनिट है मीटर पर सेकेंड, तो केजी मीटर पर सेकेंड। तो ये जो यूनिट्स हैं ये क्या हो गए, ये डिराइव्ड यूनिट्स हो गए। तो ये डिराइव्ड क्वांटिटीज़ हैं और ये उनके डिराइव्ड यूनिट्स हैं। इस तरह से नंबर ऑफ़ डिराइव्ड क्वांटिटीज़ और डिराइव्ड यूनिट्स हैं हमारे पास। अब देखिए यहाँ पे एसआई डिराइव्ड यूनिट्स, एसआई डिराइव्ड यूनिट्स, तो ये जो टेबल आपको यहाँ पे दिया हुआ है, अब देखिए यहाँ पे ये क्या है, एसआई डिराइव्ड यूनिट्स, सम एसआई डिराइव्ड यूनिट्स एक्सप्रेस्ड इन एसआई बेस यूनिट्स। तो यहाँ पे इस टेबल के अंदर आपको नंबर ऑफ़ डिराइव्ड क्वांटिटीज़ दिए हुए हैं। ठीक है, नंबर ऑफ़ डिराइव्ड क्वांटिटीज़ है एरिया से लेके फ्लो रेट तक इस टेबल के अंदर, और यहाँ पे आपको फंडामेंटल यूनिट्स से मिलके जो डिराइव्ड यूनिट्स मिले हैं वो सारे के सारे इस टेबल में आपको यहाँ पे दिए हुए हैं, और उनके यहाँ पे नाम आपको यहाँ पे प्रोनाउंसिएशन के साथ दिए हुए हैं। ठीक है, तो ये सारे डिराइव्ड क्वांटिटीज़ को आपको अच्छे से देखना है, और इनके यहाँ पे यूनिट्स देखना है, डिराइव्ड यूनिट्स देखना है, और उनके सिंबल्स देखना है। तो ये टेबल आप वीडियो पॉज करके अच्छे से देखिए। फिर इसके बाद यहाँ पे एक टेबल है एसआई डिराइव्ड यूनिट्स विथ स्पेशल नेम्स। ठीक है, अब ये जो डिराइव्ड यूनिट्स होते हैं ये फंडामेंटल यूनिट से बनते हैं, तो यहाँ पे कई सारे जो डिराइव्ड यूनिट्स होते हैं ये बार बार यूज़ में आते हैं। अब कई सारे यूनिट्स यहाँ पे डिराइव्ड यूनिट्स बार बार यूज़ में आ रहे हैं, तो यहाँ पे फंडामेंटल यूनिट्स को यहाँ पे लिखने में थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा सा इनकन्वीनियंस होता है। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम, जो यहाँ पे डिराइव्ड यूनिट बनेगी उसको एक स्पेशल नेम दे सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल फोर्स की यूनिट क्या होती है, फोर्स क्या होता है, फोर्स होता है यहाँ पे मास इनटू एक्सेलरेशन, है ना। मास इनटू एक्सेलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी अपॉन टाइम, है ना। और वेलोसिटी क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम।
तो मास इंटू डिस्टेंस अपॉन टाइम स्क्वायर ऐसा हो गया। तो इसकी जो यूनिट आती है वो क्या आती है यहाँ पे, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना। इसकी यूनिट आ गई। तो केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसकी जो यूनिट है, फोर्स फिजिकल क्वांटिटी बार बार ज़्यादा यूज़ में आ रही है, तो इसकी जो डिराइव्ड यूनिट है इसको हम स्पेशल नेम दे सकते हैं यहाँ पे, न्यूटन। ठीक है, स्पेशल नेम न्यूटन देंगे और इसका सिंबल जो रहेगा वो कैपिटल एन रहेगा। तो इस तरह से यहाँ पे स्पेशल नेम दिए हुए हैं डिफरेंट डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज़ के। तो ये सारे के सारे डिराइव्ड क्वांटिटीज़ आपको इस टेबल में देखना है और उनके यहाँ पे डिराइव्ड यूनिट्स को देखना है और यहाँ पे उनके जो स्पेशल नेम है। ठीक है, स्पेशल नेम के बाद भी यहाँ पे फिर और स्पेशल नेम निकल सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे के सारे यहाँ पे आपको इस टेबल के अंदर स्टडी करना है। तो वीडियो को पॉज करके आप इन सब को अच्छे से देख सकते हैं यहाँ पे। इसके बाद है यहाँ पे सम SI डिराइव्ड यूनिट्स एक्सप्रेस्ड बाय मींस ऑफ SI यूनिट्स विथ स्पेशल नेम्स। ऐसे आपको डिराइव्ड क्वांटिटीज़ दिए हुए हैं इस टेबल के अंदर, जिसके यहाँ पे आपको डिराइव्ड यूनिट्स मेंशन्ड है। ठीक है, और ये डिराइव्ड यूनिट्स के साथ साथ यहाँ पे इनके यहाँ पे स्पेशल नेम्स और SI यूनिट्स दोनों यहाँ पे मिक्सचर में है। ठीक है, SI यूनिट भी है यहाँ पे और स्पेशल नेम भी है। तो यहाँ पे ये सारे के सारे ऐसे यूनिट्स आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, तो ये फिज़िकल क्वांटिटीज़ के यहाँ पे आपको यूनिट्स जो है ना वो स्पेशल सिंबल में भी मिलेंगे और साथ में उनकी SI यूनिट भी होगी। तो ऐसे यूनिट के यहाँ पे जो सारे डिराइव्ड क्वांटिटीज़ है वो इस टेबल के अंदर मेंशन्ड है। SI यूनिट भी है और स्पेशल नेम्स भी है। तो ये आप टेबल पॉज करके यहाँ पे अच्छे से देख सकते हैं। इसके बाद है यहाँ पे सम यूनिट्स रिटेन्ड फॉर जनरल यूज़। अब ये जो टेबल है यहाँ पे, इसके अंदर जो यहाँ पे यूनिट्स दिए हुए हैं ये SI यूनिट्स नहीं है, लेकिन ये जनरल यूज़ के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल यूनिट्स हैं और ये यूज़ में आते हैं। ठीक है, तो ये यूनिट्स हम यूज़ कर सकते हैं। तो ये सारे के सारे यूनिट्स हमको इस टेबल के अंदर दिए हुए हैं और यहाँ पे इनका जो वैल्यू है SI यूनिट के अंदर ये मेंशन्ड है। तो ये 1 बाय 1 करके ये सारे यूनिट्स को आपको अच्छे से देखना है और इनकी वैल्यू जो है SI यूनिट के अंदर ये आपको याद करना है। तो ये बहुत यूज़फुल टेबल है, ये पॉज करके आप अच्छे से देख सकते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे कॉमन SI प्रीफिक्सेस एंड सिंबल्स फॉर मल्टीपल्स एंड सब मल्टीपल्स। अब आपकी अगर क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड बहुत ज़्यादा है या फिर मैग्नीट्यूड बहुत कम है तो उस टाइम पे यहाँ पे आप कुछ मल्टीपल्स और सब मल्टीपल्स के प्रीफिक्स यूज़ कर सकते हैं SI यूनिट्स के साथ। तो ये टेबल के अंदर आपको वो सारे दिए हुए हैं। तो यहाँ पे 10⁻+1 से लेके 10⁻+18 तक यहाँ पे कुछ यहाँ पे 10 के पावर्स के लिए यहाँ पे प्रीफिक्सेस आपको दिए हुए हैं ये सारे के सारे। ठीक है, तो ये प्रीफिक्सेस आपको ये 10 के पावर्स के लिए याद रखना है और 10⁻⁻1 से लेके 10⁻⁻18 तक। ठीक है, तो ये सब मल्टीपल्स के प्रीफिक्सेस भी आपको यहाँ पे इस टेबल के अंदर दिए हुए हैं। ठीक है, तो ये जो उनके सिंबल्स है ये यूनिट्स के SI यूनिट्स के आगे आप यहाँ पे लगा सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपके पास यहाँ पे वैल्यू है 10⁻³ मीटर। ठीक है, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे 10⁻³ के लिए आप प्रीफिक्स यूज़ करेंगे, क्या यूज़ करेंगे, 10⁻³ के लिए किलो। तो यहाँ पे किलो का सिंबल K लगा देंगे आप मीटर सिंबल के साथ। तो SI यूनिट के साथ यहाँ पे प्रीफिक्स का सिंबल लगा दिया हमने और ये किलोमीटर बन गया। तो ये कितना हो गया, ये हो गया 1 किलोमीटर। 10⁻³ मीटर इज़ इक्वल टू 1 किलोमीटर। तो इसी तरह से यहाँ पे डिफरेंट 10 के पावर्स का यूज़ करके आप डिफरेंट SI यूनिट्स के लिए प्रीफिक्सेस लगा के यहाँ पे न्यू सिंबल फॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, तो ये टेबल बड़ा यूज़फुल है। 10 के पावर्स के लिए जो प्रीफिक्सेस है ये आपको याद करना है। तो पॉज करके ये टेबल को अच्छे से देखिए यहाँ पे। अब हमने यहाँ पे फंडामेंटल यूनिट्स देखा SI सिस्टम के अंदर, 7 फंडामेंटल यूनिट्स देखे। अब उन 7 फंडामेंटल यूनिट्स को छोड़ के दो और यहाँ पे हमारे पास इंपॉर्टेंट यूनिट्स हैं। ठीक है, उनको हम सप्लीमेंट्री यूनिट्स कहते हैं। ठीक है, और वो सप्लीमेंट्री यूनिट्स क्या है यहाँ पे, प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल। ठीक है, ये दोनों हैं। प्लेन एंगल क्या होता है, दिस इज़ द रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ अ सर्कल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल। ठीक है, आपके पास एक सर्कुलर आर्क है। ठीक है, एक सर्कुलर आर्क है, इसका रेडियस है स्मॉल r और ये आर्क की लेंथ है ds। तो जो प्लेन एंगल होगा उसको क्या डिफाइन करेंगे हम,
डी एस डिवाइडेड बाय आर, लेंथ ऑफ आर्क डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ द आर्क। तो यहाँ से आपको मिलेगा एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क। और ये जो प्लेन एंगल है इसकी यूनिट है रेडियन, ठीक है। इसकी यूनिट क्या है यहाँ पे, रेडियन है, ये आपको याद रखना है प्लेन एंगल की यूनिट। और उसको डिनोट करते हैं थीटा सी से। सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल अब जैसे कि हमारे पास प्लेन एंगल था वो 2 डायमेंशन में था, तो 3 डायमेंशनल में अगर एंगल का एनालॉग देखेंगे तो उसको हम सॉलिड एंगल कहेंगे, वो होगा हमारा सॉलिड एंगल। तो यहाँ पे देखिए वहाँ पे एक सर्कल का आर्क था, यहाँ पे एक स्फेयर का एरिया है। तो यहाँ पे आपके पास एक स्फेयर है जिसका आपको कोई एरिया का पोर्शन यहाँ पे दिया हुआ है, और उसके सेंटर पे ये कितना यहाँ पे सॉलिड एंगल सबटेंड कर रहा है ये देखना है हमको। तो ये क्या होगा, एरिया ऑफ द स्फेरिकल पार्ट डी ए डिवाइडेड बाय उस स्फेयर के रेडियस का स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या होगा हमारे पास, सॉलिड एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द स्फेयर, है ना, डी ए डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। डी, अब यहाँ पे डी सिंबल जो है वो छोटी चीज़ के लिए यूनिट यूज़ होती है। अगर आपका एरिया स्मॉल है तो यहाँ पे स्मॉल एंगल सबटेंड होगा, तो स्मॉल क्वांटिटीज़ के लिए यहाँ पे डी सिंबल यूज़ किया हुआ है, ठीक है। तो ये होता है प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल। यहाँ पे देखिए क्लियर इमेजेस है, यहाँ पे आपकी लेंथ ऑफ आर्क है डी एस, रेडियस है सर्कल का स्मॉल आर, तो वो डी थीटा एंगल सबटेंड करेगी, और उसका फॉर्मूला क्या होगा, लेंथ ऑफ आर्क डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ द सर्कल, और इसकी यूनिट होगी रेडियन में, ठीक है। और जो सॉलिड एंगल है, अगर डी ए स्फेरिकल सरफेस का एरिया आर स्फेरिकल सरफेस के रेडियस के सेंटर पे सॉलिड एंगल बनाता है डी ओहम, तो वो उसका रिलेशन क्या होगा, डी ओहम इज इक्वल टू डी ए डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर स्टेरेडियन, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आपका पूरा का पूरा स्फेयर है और आप देख रहे हैं कि वो सेंटर पे कितना सॉलिड एंगल सबटेंड कर रहा है, तो यहाँ पे जो आपका एरिया हो जाएगा पूरे स्फेयर का, स्फेयर सरफेस एरिया हो जाएगा, है ना। कितना होता है पूरे स्फेयर का सरफेस एरिया, और डिवाइडेड बाय रेडियस का स्क्वायर लिखते हैं हम, तो आर स्क्वायर कैंसिल होकर क्या बच जाएगा हमारे पास, सॉलिड एंगल 4 पाई, ठीक है। तो स्फेरिकल पूरा का पूरा स्फेयर सेंटर पे कितना सॉलिड एंगल सबटेंड करता है, 4 पाई स्टेरेडियन, ठीक है। 4 पाई एस आर सिम्बॉल लिखते हैं इसको, ठीक है। स्टेरेडियन के लिए एस आर, रेडियन के लिए रेड। अगर आपका पूरा का पूरा सर्कल सेंटर पे कितना एंगल सबटेंड कर रहा है आपको देखना है, तो पूरा का पूरा जो सर्कल है उसके लेंथ ऑफ आर्क क्या रहेगी, पूरा का पूरा सरकमफेरेंस रहेगा। तो यहाँ पे पूरा का पूरा सरकमफेरेंस मतलब 2 पाई आर होता है ना। डिवाइडेड बाय रेडियस करेंगे तो ये आर आर कैंसिल, और ये 2 पाई मिलेगा, यूनिट होगी रेडियन। तो इतना यहाँ पे प्लेन एंगल सबटेंड करेगा पूरा सर्कल उसके सेंटर पे, 2 पाई रेडियन का, पूरा स्फेयर 4 पाई स्टेरेडियन, ठीक है। तो ये होता है प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल, ठीक है। यहाँ पे एक एग्जांपल देखते हैं हम, व्हाट इज़ द सॉलिड एंगल सबटेंडेड बाय द मून एट एनी पॉइंट ऑफ द अर्थ गिवन द डायमीटर ऑफ द मून इज 3474 किलोमीटर एंड इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ 3.84 इंटू 10⁸ मीटर। तो यहाँ पे सॉलिड एंगल जो मून अर्थ के किसी पॉइंट पे सबटेंड कर रहा है वो निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास मून है, ठीक है, ये मून है, और ये अर्थ के किसी पॉइंट पे यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ पे एंगल सबटेंड कर रहा है। तो ये कैसे एंगल सबटेंड करेगा, यहाँ से ऐसे एंगल सबटेंड करेगा, ठीक है। तो आपका ये जो मून है, ये जो आपका मून है, ये यहाँ पे इसका जो स्फेरिकल पार्ट रहेगा, इसका जो यहाँ से यहाँ तक का जो स्फेरिकल पार्ट रहेगा, जो डिस्क बनेगी, तो ये यहाँ पे एंगल सबटेंड कर रही है ना। तो ये जो एरिया रहेगा इसके अंदर, ये डिस्क का ये पूरा का पूरा, तो ये यहाँ पे क्या कर रहा है, एक सॉलिड एंगल सबटेंड कर रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है देखिए, इस पॉइंट किसी भी अर्थ के पॉइंट पे यहाँ पे सॉलिड एंगल सबटेंड हो रहा है, सपोज़ ओहम। और ये जो आपका पार्ट है पूरा का पूरा, जो स्फेरिकल डिस्क यहाँ पे बन रही है, इसका एरिया क्या रहेगा पूरा का पूरा, ये मून की डिस्क यहाँ पे जो है इसका एरिया रहेगा पाई आर स्क्वायर, अगर आपके मून का रेडियस स्मॉल आर है। अब यहाँ पे मून का डायमीटर हमको दिया हुआ है 3474 किलोमीटर, तो इसका रेडियस कितना होगा मून का, इसका आधा कर देंगे 17, कितना हो जाएगा 37, ठीक है, 1737 किलोमीटर
इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1737 इंटू 10⁻³ मीटर, ठीक है। तो ये इसका रेडियस है। तो हमको यहाँ पे सॉलिड एंगल सबटेंडेड निकालना है, तो क्या होगा, ये होगा एरिया डिवाइडेड बाय रेडियस का स्क्वायर, है ना। एरिया क्या है, यहाँ पे डिस्क का रेडियस है पाई r स्क्वायर डिवाइडेड बाय, अब ये जो रेडियस है ये डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ है, ठीक है। ये जो रेडियस है ना, ये यहाँ से यहाँ तक का ये डिस्टेंस है, तो इसको कैपिटल R में लेता हूँ तो ये कैपिटल R का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और कैपिटल R ये जो डिस्टेंस है ये हमको यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है, अर्थ से मून का डिस्टेंस कितना दिया हुआ है 3.84 इंटू 10⁸ मीटर दिया हुआ है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पे 3.84 इंटू 10⁸ का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे ये पाई की वैल्यू हम पुट कर देंगे, पाई की वैल्यू होती है 3.142 इंटू r स्क्वायर, यहाँ पे मून का रेडियस जो है 1737 इंटू 10⁻³ है का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3.84 इंटू 10⁸ का स्क्वायर। तो ये यहाँ पे हम वैल्यू निकालेंगे तो ये अप्रॉक्सीमेटली हमारे पास आएगी 6.425 इंटू 10⁻⁻5 स्टेरेडियन, 6.425 इंटू 10⁻⁻5 स्टेरेडियन। तो ये हमारे पास सॉलिड एंगल सबटेंडेड बाय द मून एट एनी पॉइंट ऑफ द अर्थ रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इस टेबल के अंदर यहाँ पे हमको रेडियन और डिग्री में रिलेशन दिया हुआ है। तो हमको यहाँ पे पता है कि जो पाई रेडियन होता है वो 180 डिग्री के इक्वल होता है, ठीक है। तो इससे हम 1 रेडियन की वैल्यू क्या निकाल सकते हैं 180 डिवाइडेड बाय पाई। तो 180 डिवाइडेड बाय 3.1415 ये अगर हम करेंगे तो 1 रेडियन की वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी, 1 रेडियन की वैल्यू कितनी होगी 57.297 डिग्री होगी, ठीक है। और अगर इसी फार्मूले से यहाँ पे अगर 1 डिग्री की वैल्यू निकालेंगे तो वो पाई बाय 180 होगी, है ना। तो यहाँ पे 180 डिवाइडेड बाय पाई करेंगे तो 1 रेडियन मिलेगा और पाई बाय 180 करेंगे तो 1 डिग्री मिलेगा। 3.1415 डिवाइडेड बाय 180 इज इक्वल टू 1.745 इंटू 10⁻⁻2 रेडियन, ठीक है। तो 1 डिग्री की वैल्यू हमारे पास है 1.745 इंटू 10⁻⁻2 रेडियन। अब यहाँ पे 1 डिग्री जो होता है वो 60 मिनट के इक्वल होता है ना। तो यहाँ पे 1 मिनट की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ रेडियन हम निकाल सकते हैं, कितनी आएगी, उसको 60 से डिवाइड कर देंगे हम 1 डिग्री की वैल्यू को, ये वैल्यू को 60 से डिवाइड कर देंगे हम तो हमको ये वैल्यू मिलेगी। तो ये 1 मिनट की वैल्यू रहेगी रेडियन के फॉर्म में। अब 1 मिनट जो होता है वो 60 सेकेंड के इक्वल होता है ना। तो यहाँ पे 1 सेकेंड की अगर हम वैल्यू निकालेंगे तो ये जो वैल्यू आई हुई है हमारे पास इसको 60 से और डिवाइड कर देंगे हम तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। तो 1 सेकेंड जो होगा वो होगा 4.847 इंटू 10⁻⁻6 रेडियन। तो ऐसे ये कन्वर्जन है हमारे पास रेडियन टू डिग्री, डिग्री टू रेडियन, मिनट टू रेडियन और सेकेंड टू रेडियन, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए जो यूनिट्स हैं हमारे पास उनके लिए कुछ कन्वर्जन फैक्टर्स दिए हुए हैं इस टेबल के अंदर। जैसे कि हमारे पास यहाँ पे क्वांटिटीज़ हैं लेंथ, एरिया, वॉल्यूम, स्पीड, मैग्नेटिक फील्ड, एंगल एंड एंगुलर स्पीड, मास, डेंसिटी, फोर्स, टाइम, प्रेशर। तो ये सारे जो क्वांटिटीज़ हैं यहाँ पे, इन क्वांटिटीज़ के लिए यहाँ पे हमको डिफरेंट यूनिट्स के लिए कन्वर्जन फैक्टर्स दिए हुए हैं इस टेबल के अंदर। तो ये टेबल आपको यहाँ पे पूरा पॉज करके अच्छे से देखना है और यूनिट के कन्वर्जन फैक्टर्स को यहाँ पे अंडरस्टैंड करना है। अब यहाँ पे हम लास्ट में देखेंगे कन्वेंशंस फॉर द यूज़ ऑफ एसआई यूनिट्स। एसआई यूनिट्स को यूज़ करने के लिए कुछ कन्वेंशंस है, कुछ रूल्स हैं, वो हमको यहाँ पे देखना है। देखिए यहाँ पे यूनिट ऑफ एवरी फिज़िकल क्वांटिटी शुड बी रिप्रेजेंटेड बाय इट्स सिंबल। तो किसी भी फिज़िकल क्वांटिटी की जो यूनिट रहेगी उसको हम उस यूनिट की सिंबल से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। जैसे कि मीटर के लिए हम सिंबल यूज़ करेंगे मीटर। तो जब कोई फिज़िकल क्वांटिटी लिखेंगे हम 5 मीटर तो यहाँ पे किसी भी फिज़िकल क्वांटिटी के सामने हमको उसकी यूनिट का सिंबल लिखना होगा। उसके बाद है फुल नेम ऑफ अ यूनिट ऑलवेज स्टार्ट्स विथ स्मॉलर लेटर।
तो यहाँ पे जो फुल नेम रहेगा किसी भी यूनिट का वो हमेशा क्या होगा, यहाँ पे हमको स्मॉलर लेटर से स्टार्ट होगा अगर वो एक पर्सन के नाम पे है तो। जैसे कि न्यूटन, 1 न्यूटन का फोर्स है, ठीक है, तो यहाँ पे न्यूटन पर्सन का नाम है, तो फुल नेम अगर यूनिट का आपको लिखना है तो यहाँ पे आपको स्मॉल एन से स्टार्ट करना पड़ेगा, कैपिटल एन नहीं आएगा यहाँ पे। 1 जूल अगर आपको लिखना है, जूल साइंटिस्ट का नाम है, फुल नेम लिख रहे हैं आप एसआई यूनिट का, तो यहाँ पे जूल का जे जो है वो स्मॉल लेटर आएगा, ठीक है। बट द सिंबल फॉर द यूनिट नेम्ड आफ्टर अ पर्सन शुड बी इन कैपिटल लेटर। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है ये, सिंबल जो रहेगी यूनिट की सिंबल, तो वो जो रहेगी पर्सन के लिए वो हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगी। अगर न्यूटन आपको लिखना है तो आप कैपिटल एन लिखेंगे, जूल आपको लिखना है तो आप कैपिटल जे लिखेंगे। तो जो फुल नेम रहेगा वो स्मॉल लेटर से स्टार्ट होगा पर्सन के लिए, और जो सिंबल रहेगी वो कैपिटल लेटर से डिनोट होगी किसी भी पर्सन के लिए। इसके बाद देखेंगे सिंबल्स फॉर यूनिट्स डोंट टेक प्लूरल फॉर्म। तो किसी भी यूनिट का जो सिंबल रहेगा वो प्लूरल फॉर्म में नहीं आएगा। जैसे कि अगर आपको 20 न्यूटन लिखना है तो आप 20 न्यूटन ही लिखेंगे, आप यहाँ पे न्यूटन्स नहीं लिखेंगे, एनएस नहीं लिखेंगे, कैपिटल एन स्मॉल एस, ठीक है, प्लूरल फॉर्म में नहीं आएगी यूनिट, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे देखिए सिंबल्स फॉर यूनिट्स डोंट कंटेन एनी फुल स्टॉप्स एट द एंड ऑफ रिकमेंडेड लेटर। तो यहाँ पे देखिए अगर आपको 25 kg लिखना है तो आप 25 kg ही लिखेंगे, 25 kg के आगे यहाँ पे फुल स्टॉप नहीं लगाएंगे, ठीक है। यहाँ पे आपने kg के आगे फुल स्टॉप लिखा तो वो रॉन्ग हो जाएगा, वो राइट कन्वेंशन नहीं होगा। इसके बाद देखिए यूनिट्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़ इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर शुड बी रिटर्न एज 1 रेशो। तो आपके पास एक कोई अगर फिजिकल डिराइव फिजिकल क्वांटिटी है तो अगर उसके अंदर रेशो आ रहा है तो वो एक सिंगल रेशो होना चाहिए, उसके अंदर एक से ज़्यादा रेशो नहीं होना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे एक्सेलरेशन होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, तो यहाँ पे आप मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिखेंगे इसको, या फिर इस तरह से मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिखेंगे, लेकिन यहाँ पे मीटर पर सेकेंड नहीं लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे डबल रेशो नहीं आएगा, सिंगल रेशो आना चाहिए। ये जो डिवीजन की सिंबल है इसको सॉलिडस कहते हैं, तो एक सॉलिडस आ सकता है, एक से ज़्यादा सॉलिडस नहीं आएंगे, ठीक है। तो ये जो रिप्रेजेंटेशन है ये रॉन्ग हो गया। यूज़ ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ यूनिट्स एंड सिम्बॉल्स फॉर यूनिट्स इज़ अवॉइडेड व्हेन फिजिकल क्वांटिटी इज़ एक्सप्रेस्ड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ 2। तो अगर आपकी जो फिजिकल क्वांटिटी है उसके अंदर यूनिट्स और सिम्बॉल्स दोनों का जो यूज़ आएगा, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे जूल पर केजी केल्विन है, ठीक है, जूल पर केजी केल्विन है, इसका मतलब क्या है, जूल के डिवीजन में केजी और केल्विन दोनों भी है ना, जूल डिवाइडेड बाय केजी और केल्विन दोनों भी है यहाँ पे डिवीजन के अंदर, ठीक है। ये डिवीजन के साथ केजी, इसका मतलब ये नहीं है कि ये सिर्फ केजी का डिवीजन है, ये दोनों का डिवीजन है, केजी और केल्विन दोनों भी यहाँ पे डिनोमिनेटर में। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है ये, जूल पर केजी केल्विन यहाँ पे यूनिट करेक्ट है, मगर जूल पर केजी केल्विन यहाँ पे रॉन्ग है। यहाँ पे केजी और केल्विन आप सिंबल्स यूज़ कर रहे हैं और यहाँ पे जूल आप नेम यूज़ कर रहे हैं पूरे यूनिट का, तो ऐसा नहीं चलेगा। यूनिट और सिंबल्स दोनों यूज़ नहीं कर सकते आप, सिर्फ आपको यहाँ पे सिंबल्स में लिखना पड़ेगा जूल पर केजी केल्विन, ठीक है। तो ये करेक्ट रिप्रेजेंटेशन है और ये रिप्रेजेंटेशन जो ये रॉन्ग है। इसके बाद देखिए अ प्रीफिक्स सिंबल इज़ यूज्ड बिफोर द सिंबल ऑफ द यूनिट। किसी भी यूनिट के सिंबल के सामने आपको प्रीफिक्स सिंबल यूज़ करना है, और प्रीफिक्स सिंबल और जो आपकी यूनिट है उसका सिंबल दोनों मिला के जो सिंबल बनेगा वो एक न्यू सिंबल बन जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी यूनिट है, सपोज़ यूनिट का सिंबल है आपका सेकेंड्स, ठीक है, उसके आगे आप प्रीफिक्स लगा रहे हैं मिली का स्मॉल एम, तो ये जो एम एस बन गया ये एक न्यू सिंबल बन गया मिली सेकेंड का, ठीक है, एक न्यू सिंबल यहाँ पे फॉर्म हो गया। तो यहाँ पे 1 मिली सेकेंड, 1 माइक्रो सेकेंड, 1 नैनो सेकेंड, ये सारे के सारे न्यू सिंबल्स बन गए, इनके वैल्यूज़ यहाँ पे सेकेंड्स में दिए हुए हैं, ठीक है। 10 के ये सब मल्टीपल्स हैं, 10 to the power -3, 10 to the power -6, 10 to the power -9 सेकेंड, ठीक है। यूज़ ऑफ डबल प्रीफिक्सेस इज़ अवॉइडेड व्हेन सिंगल प्रीफिक्स इज़ अवेलेबल। तो यहाँ पे डबल प्रीफिक्स का यूज़ आपको अवॉइड करना है, सिंगल प्रीफिक्स में काम करना है। अगर 10 to the power -6 सेकेंड है तो आप इसको 1 माइक्रो सेकेंड लिखेंगे, लेकिन आप इसको 1 मिली सेकेंड नहीं लिख सकते, डबल प्रीफिक्स यूज़ नहीं होगा।
10⁻⁹ सेकेंड है तो इसको 1 नैनो सेकेंड आप लिख सकते हैं, लेकिन 1 मिली माइक्रो सेकेंड ऐसे आप यहाँ पे डबल प्रीफिक्स का यूज़ नहीं कर सकते। लास्ट देखिए यहाँ पे, स्पेस और हाइफन मस्ट बी इंट्रोड्यूस्ड वाइल इंडिकेटिंग मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 यूनिट्स। तो अगर 2 अलग अलग यूनिट्स के सिंबल्स हैं और उनका मल्टीप्लिकेशन आ रहा है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपके पास एक यूनिट है मीटर, ठीक है, और एक यूनिट है यहाँ पे सेकेंड। सपोज़ यहाँ पे आपको वेलोसिटी की यूनिट लिखना है मीटर पर सेकेंड, ठीक है, तो आप इसको कैसे लिखेंगे, यहाँ पे मीटर स्पेस पर सेकेंड ऐसे लिखेंगे, या फिर मीटर पर सेकेंड ऐसे लिखेंगे, या फिर मीटर पर सेकेंड ऐसे लिखेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आप इसको मीटर पर सेकेंड यहाँ पे बिना स्पेस और बिना हाइफन के यहाँ पे नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपको यहाँ पे 2 सिंबल साथ में लिखना है, 2 यूनिट के सिंबल साथ में लिखना है, तो या तो आपको उनके बीच में स्पेस रखना चाहिए या तो उनके बीच में आपको हाइफन डालना चाहिए, लेकिन आप उन दोनों को साथ में यहाँ पे नहीं लिख सकते हैं, ठीक है, या फिर ऐसे मीटर पर सेकेंड ही लिख दीजिए। तो जो रॉन्ग है उसको अवॉइड करना है, ठीक है। जो इम्पोर्टेंट कन्वेंशंस है वो यहाँ पे लिस्ट किए गए थे, ये जो रूल्स हैं ये आपको कहीं पर भी आप यूनिट लिखेंगे तो आपको ये याद रखना चाहिए, ठीक है। तो ये था स्टूडेंट्स हमारा वीडियो, आई होप ये यूज़फुल था, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो ज़रूर से लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम मिलते हैं अगले वीडियो में। गुड बाय।